Hello everyone, welcome back to my channel Education Varta. Today we are going to discuss about Gardner's theory of intelligence. क्या है गार्डनर की थ्योरी इंटेलिजेंस की, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में हम लोग इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि क्या है या मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये क्या है। तो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस ये कहता है, इस सिद्धांत पर विश्वास करता है कि जो हमारी बुद्धि है इसके अलग अलग बहुत सारे जोन्स हैं, ठीक है, उसके अलग अलग बहुत सारे जिसको आप कह सकते हैं फॉर्म्स कह सकते हैं। तो ये अलग अलग ढेर सारे हैं और इसके अनुसार ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति की कौन सी बुद्धि अधिक है, या ये कहें कि कितने प्रकार की बुद्धि होती है। बेसिकली इसमें गार्डनर ने यही बताने का प्रयास किया कि ये बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, और बुद्धि के प्रकार को बताने के पीछे उनके कुछ उन्होंने कुछ काम किया था। उन्होंने कई सारे रिसर्च किए थे, कुछ शोध किए थे उन्होंने, और जिसमें उन्होंने न्यूरोसाइकोलॉजी पे काम किया, और न्यूरोसाइकोलॉजी पे काम करने के बाद साइकोमेट्रिक डायमेंशंस पर भी उन्होंने काम किया, और इन सब पे काम करने के बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है, ऐसा क्यों होता है जब किसी व्यक्ति का कहीं पर सडनली एक्सीडेंट हो जाता है, और तो उसकी कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो उसके अंदर कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, या तो वो भूलने लगता है, या तो उसकी आवाज़ चली जाती है, या उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनका कहना था अगर ऐसा होता है इसका मतलब है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कोई एक प्रॉब्लम हुई और उसकी किसी एक प्रॉब्लम ने किसी बुद्धि के किसी अन्य एरिया को इफेक्ट नहीं किया, इसका सीधा सा मतलब ये जाता है कि इसका मतलब है कि बुद्धि के कई सारे प्रकार हैं। हम ऐसा नहीं मान सकते कि वो एक ऑर्गन है या कोई एक चीज है, और अगर उस पर चोट पहुंची इसका मतलब उसकी जो कंप्लीट जो इंटेलिजेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने जो वर्क किया, न्यूरोसाइकोलॉजी पे वर्क किया इन्होंने, और साइकोमेट्रिक पर काम किया, और उसके आधार पर इन्होंने 1983 में इन्होंने काम किया, और 1983 में इन्होंने कहा कि भाई इंटेलिजेंस के इतने टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इन्होंने पहले 7 प्रकार बताए थे, उसके बाद इन्होंने 1998 में एक और प्रकार जोड़ा, और 2000 पे इन्होंने एक और प्रकार जोड़ा। तो आज की डेट में अगर हम गार्डनर की थ्योरी की बात करते हैं या गार्डनर के टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो इन्होंने ये 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस हमारे सामने प्रस्तुत किए। तो ये तो हुई हावर्ड गार्डनर की जो बुद्धि है उसके प्रकारों की बात। अब इन प्रकारों को बताने का अर्थ यही है, इन्होंने यही बताने का प्रयास किया, यदि बुद्धि के इतने प्रकार हैं। अब इसके पीछे इन्होंने कुछ चीजें, कुछ बातें भी कही। इन्होंने कहा यदि बुद्धि के इतने प्रकार हैं, इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को एक तरह से नहीं सीख सकता। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीधी सी बात है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई या तो कोई बुद्धिमान है या तो कोई मूर्ख है, ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से ही सिर्फ देखते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि हम किसी को भी सिर्फ इस तरह से जज नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति का म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है या उसकी म्यूजिक अच्छी नहीं है तो वो मैथ्स में अच्छा ना हो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पूरी की पूरी बुद्धि या तो अच्छी होती है या तो खराब होती है। इसलिए इन्होंने बुद्धि के प्रकार हमारे सामने रखे। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि इन्होंने ये कहा, और साथ ही इन्होंने ये कहा कि यदि बुद्धि के इतने प्रकार हैं तो हम जिस तरह से बच्चे को पढ़ाते हैं, जिस तरीके से हमारा जो मेथड ऑफ टीचिंग होती है, उसमें भी बहुत अंतर होना चाहिए। अंतर माने उसमें भी जो तेज बच्चे हैं या जिसकी जिस तरह से रुचि है उसमें उसी तरीके से मेथड ऑफ टीचिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जिस मेथड ऑफ टीचिंग का हम यूज कर रहे हैं, whatever we are using for whatever we use method for teaching, तो हम जिस भी मेथड का यूज कर रहे हैं तो वो मेथड जो है जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों के लिए एक जैसा ही काम करे। इसलिए इन्होंने कहा वेरिएशन होना चाहिए अगर हम मेथड्स की बात कर रहे हैं।
क्योंकि एक बच्चा एक तरह से ही नहीं सीखता है, जितने बच्चे होंगे वो हर तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। तो ये टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम उसको वो बात किस तरह से बताते हैं या उसका कौन सा एरिया है जिसमें कि बच्चे को सीखने में अच्छा लगता है। तो अब अगर वो इंटेलिजेंस के इतने टाइप्स बता रहे हैं तो साथ ही साथ एक ऑटोमेटिकली एक मैसेज ये जा रहा है कि हमारे जो टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग है वो भी कई तरीके की होनी चाहिए। सारे बच्चे एक जैसे ही नहीं सीखते हैं, तो इस बात का इन्होंने ध्यान रखने की बात कही। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं इनकी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस पर। तो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस बहुआयामी बुद्धि, ठीक है, बहुआयामी मतलब बुद्धि के अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग जोन्स हैं, फ्रेम्स हैं। 1986 में इनकी एक बुक भी आई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो अलग अलग उसके कई सारे फ्रेम्स हैं, ठीक है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि इंटेलिजेंस, नंबर 1 इंटेलिजेंस क्या है, इन्होंने कहा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अगर हम इसको हिंदी में कहें, हिंदी के स्टूडेंट्स को कभी कभी लगता है कि हिंदी में भी बता दिया करें, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उन्हें हिंदी में भी बता दूं, भाषाई बुद्धि, ठीक है। तो भाषाई बुद्धि, अब भाषाई बुद्धि क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, मेरे ख्याल से आप सभी इतना जानते हैं। अगर हम लिंग्विस्टिक वर्ड कह रहे हैं या भाषाई बुद्धि कह रहे हैं, तो भाषाई बुद्धि में कौन कौन सी कैपेबिलिटी आ जाएंगी। ऐसा व्यक्ति जो जिसकी भाषा बहुत अच्छी हो, जो बहुत अच्छा बोलता हो, मतलब स्पीकर बहुत अच्छा हो, और स्पीकर अच्छा होगा तो नो डाउट वो लिसनर भी अच्छा होना चाहिए। सामान्यतः ऐसा होता है कि जो स्पीकर अच्छा होता है वो लिसनर भी अच्छा होता है। तो वो बहुत अच्छा बोलने वाला हो सकता है, वो डिबेट करने वाला हो सकता है, वो स्पीकर हो सकता है, वो राइटर हो सकता है। तो कहने का मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी भाषा बहुत अच्छी है। तो ये इंटेलिजेंस जो भाषा की अच्छी योग्यता रखता हो, जिसके पास अच्छा शब्द विन्यास हो, अच्छी वोकैबुलरी हो, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकता हो, तुरंत ही किसी बात को चाहे संस्मरण में सुनाना हो या उस पर कुछ कविता लिखनी हो या उस पर कहानी लिखनी हो, तो इस तरीके की चीज़ों में को करने में भी जिसको महारत हासिल होती है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग इसके अंतर्गत रख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या भाषाई बुद्धि। अब ये आप ध्यान में रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग किसी भी टाइप्स को डिस्कस करें यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में एक दो ऐसी फेमस पर्सनालिटीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए जिससे कि आपको ये चीज याद रहे। तो अगर हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या भाषाई बुद्धि, तो भाषाई बुद्धि से संबंधित आपको क्या लगता है कि इसमें किसका हम लोग नाम दे सकते हैं या कौन होगा जो जिसको आप यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच करके देखिए, आपको याद आ रहा होगा। आप प्रेजेंट को ही देख के चलिए, हम पुराने जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे ज्यादा बेहतर है कि हम किसी नए एग्जाम्पल को लें, ठीक है। तो ऐसा जिसके पास भाषा की अच्छी योग्यता है, जो अच्छा बोलता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, राइटर भी हो सकता है, पोएट भी हो सकता है, स्पीकर भी हो सकता है, जो डिबेट्स करते हैं वो भी हो सकते हैं। तो ऐसी जिसमें योग्यता हो, तो आपको मैं बता देती हूँ, अपने मन का बता देती हूँ। आपने नाम सुना होगा आजकल आप मनोज मुंतशिर का, जो एक नए राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मनोज मुंतशिर का नाम इसमें आ सकता है, कुमार विश्वास का नाम इसमें आ सकता है, गुलजार साहब का नाम इसमें आ सकता है, ठीक है, जावेद अख्तर जी का नाम इसमें आ सकता है। तो ऐसे जो व्यक्ति, ऐसी पर्सनालिटीज जिनका भाषा पर अधिकार होता है, वो सब आपकी आ जाएंगी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में, ठीक। आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग कहते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है। मैं यहीं पे छोटा छोटा लिख देती हूँ, तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करने की बात है। जब भी हम तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं तो इसका अर्थ यही नहीं होता कि हम ऐसी किसी बुद्धि की बात कह रहे हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो,
ठीक है। इसके पहले शब्द लगा है तार्किक, लॉजिकल, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो अब लॉजिकल शब्द लगा है। अब जब भी हम लॉजिकल शब्द बोलते हैं या तार्किक शब्द बोलते हैं, तो तार्किक के अंदर ऐसी चीजें जो लॉजिक से हल की जाएं, जिसमें न्यूमेरिकल एनालिटिकल को जो समझने की शक्ति है वो ज्यादा हो, गणितीय समस्याओं को सुलझाने की जिसके अंदर योग्यता ज्यादा हो, जिसके अंदर अंकों से संबंधित वो जो एनालाइज करने की पावर है वो ज्यादा हो। तो ऐसे सभी लोग, ऐसे सभी कार्य जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो वो इसमें रखे जाएंगे। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सोच करके देखिए कि इसमें कौन, तो इसमें आप क्या आ सकते हैं, गणितज्ञ आ सकते हैं, अर्थशास्त्री आ सकते हैं, ठीक है, ज्योतिष का भी इसमें जो न्यूमरोलॉजी होती है उससे रिलेटेड चीजें भी इसमें आ सकती हैं। तो ये जो एरिया है जो आपकी कौन सी इंटेलिजेंस को प्रभावित करता है वो आपकी गणितीय, तार्किक गणितीय, मतलब जिसमें नंबर्स भी हो और लॉजिक भी लग रही हो, ठीक है, तो उसकी बात ही करते हैं। तो अब इसको आप सोचिए कि इसमें किन के नाम आ सकते हैं। मैंने आपको बताया अर्थशास्त्री के नाम आ सकते हैं, ज्योतिष शास्त्रियों के नाम आ सकते हैं, आपका जो लॉजिक लगा के काम करते हैं, ऐसे सभी एरियाज इसमें आ सकते हैं। तो इसमें आपका अगर हम अर्थशास्त्री की बात करें तो इसमें कौन क्या आपके दिमाग में आ रहा है, इसमें आपका निर्मला सीतारमण जी का नाम आ सकता है, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आ सकता है, और इसमें आपका अमर्त्य सेन का नाम आ सकता है। तो ऐसे जितने भी अर्थशास्त्री जो अंकों से, अर्थशास्त्री है तो ऑब्वियस सी बात है वो अंकों का ही काम है उनका, तो ऐसे लोग जो अंकों से खेलते हैं आप कह सकते हैं, या अंकों से उनका काम होता है, उसको एनालाइज करते हैं, बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाते हैं। तो ऐसी जो सारी इन चीजें होती हैं वो आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा, अभी एक फिल्म भी आई थी, आपने अगर नोटिस किया हो या देखा हो, शकुंतला देवी। तो शकुंतला देवी जो थी वो बहुत बड़ी मैथमेटिशियन थी और जबरदस्त उनको कमांड था अपने अंकों पर, मतलब अपनी मैथ्स पर। तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को वो बहुत इजी वे में कर लेती थी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर यही तार्किक की बात गार्डनर अपनी थ्योरी में, अपने प्रकारों में कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका स्थानिक बुद्धि या स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग अगर हिंदी में कहें तो हम लोग बोलेंगे स्थानिक बुद्धि, ठीक है, स्थानिक बुद्धि। अब स्थानिक बुद्धि क्या है? स्थानिक बुद्धि में जिसको अगर आप कहें तो जिनको स्थान से संबंधित, एरिया से संबंधित, उनके पैटर्न से संबंधित, दिशाओं से संबंधित, कितने जगह में कौन सी चीजें आ सकती हैं, छोटी सी जगह में क्या हम मैनेज कर सकते हैं, ये जो स्थान से संबंधित जो इंटेलिजेंस होती है वो रिलेटेड होती है आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस से। अब इसके अंदर कौन से लोग आ सकते हैं, कौन सा, अगर हम वर्क्स की बात करें, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। अगर हम स्थानिक बुद्धि की बात करते हैं तो वो जो विजुलाइज कर लेते हैं, जिनका विजुलाइजेशन की जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, जहां पर वो बहुत अच्छे से अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ रही होंगी बहुत सारी चीजें। इसमें आर्किटेक्चर आ सकता है, ठीक है, आर्किटेक्ट आ सकते हैं, इसमें स्कल्पचर आ सकते हैं, मूर्तिकार जिनको हम लोग कहते हैं वो आ सकते हैं, और इसमें आपका स्थान से ही संबंधित जिसको हम लोग कहते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर आ सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको इतना आइडिया नहीं होता कि अगर आपके पास एक छोटा सा स्पेस है और आपने किसी इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया और आपने कहा कि इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हमारी चीजें एडजस्ट हो पाए, आपके पास अगर उतना बड़ा सोफा है या आपका बेड है, तो आप अगर उनसे डिजाइन कराते हैं तो वो बहुत प्रॉपर वे में उतनी डिजाइन को करके वो आपको दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो इंटेलिजेंस थी वो थी आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस, जो आपको समझ में नहीं आ रही थी बट उन्हें समझ में आ गई। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस, और इसमें ये सारे लोग आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब म्यूजिकल इंटेलिजेंस तो बहुत इजी, मेरे ख्याल से सुनने में भी मजा आ रहा होगा। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसको संगीत, और संगीत का अर्थ यहाँ पर सिर्फ गाना नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है जब भी हम लोग संगीत कहते हैं
तो हमारे दिमाग में बात आती है कि भाई जो गाना गाए वही संगीतज्ञ है। तो ये नहीं है, संगीत जो गाना गाए वो तो है ही, बट इसके साथ साथ जो कोई भी वाद्य यंत्र, जो भी कोई गिटार बजा ले, सितार बजा ले, तबला है, ढोलक है, ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर लेता है प्रॉपर वे में, जिसको म्यूजिक की रिदम की समझ होती है, जिसको म्यूजिक के तरीकों की समझ होती है, वो जो सारी चीजें हैं वो आपकी वो इंटेलिजेंस आ जाती है आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत। म्यूजिक की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो किसी को कितनी जल्दी समझ में आ जाती है, कोई कितनी जल्दी याद कर लेता है, रिदम को कैसे याद कर लेते हैं, म्यूजिक कैसे पकड़ लेते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। और म्यूजिकल इंटेलिजेंस में अगर हम कहें, आप नाम बताइए, तो मेरे ख्याल से आपको एक नहीं बहुत ढेर सारे नाम याद होंगे, होने भी चाहिए। तो इसमें आप नाम ले सकते हो जगजीत सिंह का, लता मंगेशकर जी का, मोहम्मद रफ़ी का, सोनू निगम का, AR रहमान जी का, किसी का भी आप नाम ले सकते हो जिनको की म्यूजिक, और अगर जाकिर हुसैन का, ठीक है, और आपका चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने से संबंधित हो या आपके गाने के एरिया से संबंधित हो, वो जो सारी चीजें हैं वो आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस से अंतर्गत आ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, आपका आता है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या है? जहां पर हम कहते हैं शारीरिक गतिबुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि। अब शारीरिक गतिबुद्धि क्या है? शारीरिक गतिक बुद्धि सॉरी, हाँ, तो अब शारीरिक गतिक बुद्धि क्या है? जिनको अपनी बॉडी के ऊपर या बॉडी के मूवमेंट पर बहुत जबरदस्त कंट्रोल होता है। अब जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की जो बॉडी होती है बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, वो अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ लेते हैं, शीर्ष आसन कर लेते हैं, ठीक है, और ऐसे कई सारी ऐसी आसन या ऐसे चीजें कर लेते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। आप सीधे खड़े होकर के अपने दोनों हाथों से अगर अपने पंजों को भी छूना चाहें तो हो सकता है आप ना छू पाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल होती है उनकी बॉडी। तो ऐसा नहीं होता कि हमारी और आपकी या किसी और की नहीं है, सभी की ऐसी होती है, लेकिन हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जो लोग लगातार इस पर कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो इस पर ध्यान देते हैं, तो उनका जो बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो उनका अपने ऊपर होता है। तो अब इसमें कौन से लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा सोच करके देखिए। तो इसमें आ जाते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि में, जिसको बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें जिम्नास्ट आ जाते हैं, आपके डांसर्स आ जाते हैं विशेष रूप से, और पायलट्स, सर्जन। सर्जन क्यों आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर्जन क्यों आ जाते हैं? सर्जन इसलिए आ जाते हैं कि देखिए जब ऑपरेशन होता है, एक बहुत छोटा, ऐसा तो है नहीं इतना बड़ा हमें जगह चाहिए, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने स्पेशल इंटेलिजेंस में पढ़ा था। अब हमें क्या, एक सर्जन का क्या काम होता है? वो कान का भी ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है, वो नोज का भी ऑपरेशन कर सकता है, वो छोटी से छोटी जगह इस पे उसे ऑपरेशन करना होता है। अब एक सर्जन का काम ये होता है कि जब वो सर्जरी करे तो उसको कितना बेहतर उसका हाथ है। आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग जब कहते हैं भाई बहुत अच्छे सर्जन, तो ये अच्छे सर्जन की परिभाषा क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस्ट सर्जन? तो सर्जन किसको हम अच्छा कहते हैं? जिनका हाथ बहुत अच्छा है। हाथ बहुत अच्छा का मतलब क्या होता है? हाथ बहुत अच्छा कि अगर उन्हें किसी चीज को ऑपरेशन करना है तो वो कितनी परफेक्टली, कितने प्रॉपर, कितनी शार्पली उस चीज को कट करते हैं और किस तरीके से ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और पेशेंट जल्दी से रिकवर करता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहने का ओवरऑल मतलब है। तो इसलिए इसमें सर्जन भी आते हैं, उनको भी अपनी बॉडी पर, अब यहाँ पर बॉडी का मतलब होल बॉडी नहीं है, बॉडी का मतलब उनके स्पेशली उनके हैंड्स, ठीक है, उस पर उनको कितना कमांड होता है। तो ये जो चीज होती है ये आता है आपको बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पर। अब इसमें अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आपका जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, बहुत अच्छे डांसर्स हैं, ठीक है। अब अभी हमारे बीच नहीं रहे पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, तो बिरजू महाराज को भी आप इसमें लिख सकते हैं। माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी डांसर हैं, उनको आप लिख सकते हैं। बाबा रामदेव को भी इसमें लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि अभी आपने उनका देखा हो, अगर
चैनल सुबह आपने देखा हो या कभी आपने उनको टीवी पर देखा हो, तो वो व्यायाम की जितनी जो चीज़ें हैं, जो अलग अलग तरीके हैं शरीर के, चाहे वो शीर्षासन हो या तमाम सूर्य नमस्कार हो, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मूवमेंट, ऐसे कठिन मूवमेंट जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता जल्दी, लेकिन बाबा रामदेव बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो ऐसे सारे लोग बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आ जाते हैं, जिसको हम लोग शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? देखिए, एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। जब भी हम इंटरपर्सनल कहते हैं, इसमें आ जाता है परस्पर। अब परस्पर अकेले के लिए वर्ड प्रयोग नहीं होता, तो परस्पर अगर कहीं पर प्रयोग हो रहा है या इंटर वर्ड कहीं पर प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब है दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक। तो परस्पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, परस्पर बुद्धिमत्ता, मतलब एक या दो या दो से अधिक व्यक्तियों में कैसी बॉन्डिंग है, कितना वो एक दूसरे के भावों को समझ पाते हैं, कितना वो एक दूसरे के मूड्स को समझ पाते हैं। वो दो ही नहीं हो सकते, वो बहुत और उससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। तो कितना वो किसी के मूड को समझ पाते हैं, कितना वो किसी के इमोशंस को समझ पाते हैं, कितना वो सामने वाले के इमोशंस के अनुरूप अपने व्यवहार को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी दूसरे के इमोशंस को जब कोई समझता है, उसके बाद ही अगर उसे कोई डिसीजन लेना होता है या उसे सामने वाले के लिए कुछ डिसाइड करना होता है, तो वो कर पाता है। तो जो इंटरपर्सनल है, उसमें ऐसे जो चीजें आती हैं जहां पर व्यक्ति किसी दूसरे के इमोशंस या किसी दूसरे के मूड को बहुत अच्छे तरीके से समझता हो। अब इसमें आपको क्या लगता है कौन कौन से लोग इसमें आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे आपके टीचर्स। अब आप कहेंगे टीचर्स कैसे? टीचर इसलिए आ जाएंगे क्योंकि जब टीचर क्लास में होता है और आपके सामने पूरी क्लास होती है, तो उसको इतनी समझ होनी चाहिए, या ये मैं कहूँ कि उसको इतनी समझ होती है कि एज अ टीचर उसे ये पता होता है कि भाई क्लास का मूड क्या है। ठीक है, या पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या ही इज नॉट लुकिंग वेल, वो अच्छा दिख नहीं रहा है। तो हम लोग कई बार क्लास में होते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि क्या हुआ, भाई तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो टीचर को समझ में आ गया कि उसका मूड ठीक नहीं है, वो रिएक्शन सही से नहीं कर रहा है, या इस तरीके की कोई भी चीजें। तो ये जो चीजें होती हैं वो एक टीचर के लिए। सोशल वर्क, अच्छा सोच के देखिए, सामाजिक कार्य या समाज सेवा का कार्य करता कौन है? वही व्यक्ति करता है जिसने समाज के दुख को बहुत करीब से महसूस किया। हम मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा ने जो उदाहरण हमारे सामने रखे, वो शायद ही आज वहां तक कोई पहुंच पाए। लेकिन फिर भी हम अगर आज की संदर्भ में बात करें कि समाज सेवा कौन करता है, समाज सेवा वही करते, सोशल वर्क वही करते हैं जो कहीं ना कहीं समाज के दुख से दुखी होते हैं, जो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि समाज में ये समस्या है और इसे दूर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, वही समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो ये जो बात होती है वो सोशल वर्कर के अंदर होती है। प्रत्येक व्यक्ति को जो किनारे किनारे छोटे बस्तियों में बच्चे रहते हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कुपोषण के शिकार हैं या और अन्य समस्याएं हैं, गरीब हैं, हर एक को दर्द नहीं होता, लेकिन उन्हें दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि उन्होंने उनकी समस्याओं को बहुत करीब से महसूस किया होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को वो दर्द नहीं होता, कुछ ही व्यक्तियों को होता है। तो जहां कुछ व्यक्तियों को होता है, क्यों होता है? क्योंकि उनका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बेहतर है, अधिक है, जहां पर वो परस्पर जो बुद्धि है, मतलब एक दूसरे के भावों से संबंधित जो बुद्धि है, या हम लोग ये कहें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होती है, वो उनकी अधिक होती है, जिससे कि वो दूसरे की समस्याओं को, दूसरे की तकलीफों को, दूसरे के इमोशंस को बहुत आसानी से फील कर पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं उससे, और जब कनेक्ट होते हैं तब उसके लिए कुछ कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपके सोशल वर्कर्स आ जाएंगे, टीचर्स आ जाएंगी, साइकियाट्रिस्ट भी आ जाएंगे। साइकियाट्रिस्ट इसलिए आ जाएंगे क्योंकि वो उनका तो काम ही है दूसरे के
भावों को समझना, तो साइकेट्रिस्ट भी आ जाएंगे। आप सोशल वर्कर में आप नाम लिख सकते हैं, मदर टेरेसा का मैंने बता ही दिया। आप कैलाश सत्यार्थी का नाम लिख सकते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी ने बहुत काम किया है और उन्होंने उन गरीब बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, शिक्षाओं के लिए बहुत सारा काम किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे वो सारे लोग जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए कुछ ना कुछ कार्य किए, वो सारे लोग इसमें आ जाएंगे। लीडर्स भी आ सकते हैं, एक्चुअल में जो समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, आ जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें वो आपके आती है अंतर्वैयक्तिक इंटेलिजेंस में, ठीक है। और अगर हम पुराने रिफॉर्मर्स के अकॉर्डिंग देखें तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर आ जाएंगे, विवेकानंद आ जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती आ जाएंगे, जिन्होंने जो सोशल रिफॉर्मर्स थे और इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल जिसको हम लोग कहते हैं अंतःवैयक्तिक। अब अंतःवैयक्तिक क्या हुआ? देखिए, जब हम इंटरपर्सनल कर रहे थे तो इसका मतलब है दो या दो से अधिक। लेकिन जब हम इंट्रापर्सनल या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, अंतःव्यक्ति, इसका मतलब अंतः, अपने अंदर व्यक्ति कितना, अब अपने अंदर बुद्धिमान होने का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो अपने हित, अपने सुख या अपने डिजायर जो उसकी होती है, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो उसके ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, उनसे वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। या आप इसको और अच्छे शब्दों में कहना चाहें, ऐसा व्यक्ति जिसे ये लगता है कि मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और अपने स्व के लिए भी वो कुछ अच्छा डिसाइड करता है, अच्छा करने के लिए डिसाइड करता है और ऐसा करता भी है। तो ऐसे सारे लोग आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। जो अंतःवैयक्तिक लोग होते हैं वो ज्यादातर आप कह सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल स्पीकर्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो लोग होते हैं या उस क्षेत्र में अधिक इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग होते हैं वो आते हैं आपके इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में। अब इसके अलावा फिलोसोफर्स भी आ जाएंगे आपके, दार्शनिक, जो दार्शनिक मन होता है वो भी हमेशा कहीं ना कहीं वो जैसे हम लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, तो ध्यान क्या है? ध्यान अपने को शांति देने के लिए किया गया एक प्रयास है, ठीक है। और आप जब स्वयं शांत होंगे तब आप शांति फैलाने की बात करते हैं। तो ये आपकी बात आती है इंट्रापर्सनल पे। तो इसमें आपके जैसे आप सदगुरु का नाम ले सकते हैं, इसमें आप श्री श्री रविशंकर जी का नाम ले सकते हैं, इसमें भी आप बाबा रामदेव का नाम भी ले सकते हैं, और इसमें आप स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम ले सकते हैं, महात्मा बुद्ध का नाम ले सकते हैं। ऐसे सभी लोग जिन्होंने अपने अंदर जा करके कहीं ना कहीं सत्य की अनुभूति की, विचारों की गहनता इनके अंदर रही और विचारशील होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये सारे, और ऐसे लोग जो है पोएट और राइटर भी होते हैं, ये भी एक बात है। यहाँ पर पोएट और राइटर्स भी ऐसे लोग होते हैं। पोएट और राइटर्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो जिसको कहते हैं अंतर्मुखी होते हैं, कुछ विचारशीलता उनके अंदर चलती रहती है, कुछ थिंकिंग उनके अंदर चलती रहती है और जिसको वो लिखते हैं, कभी गायकी के माध्यम से, कभी प्रोज के माध्यम से, गद्य पद्य प्रोज पोइट्री किसी भी स्थिति में वो लिख सकते हैं। तो इसके अंदर ये स्थिति, ये मतलब लोग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हम किसी भी एरिया को बिल्कुल एक निश्चित कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या आता है। अगर हमारा क्वेश्चन में ऑप्शंस है तो ऑप्शन आप देखिए कौन सा ऑप्शन किसके, कौन सा इंटेलिजेंस के सबसे ज्यादा नजदीक है। तो यहाँ पर आपको ही थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी अपनी इंटेलिजेंस आपको भी दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं तो इंटेलिजेंस का अर्थ ही ये है कि आपको भी वहां पर थोड़ा एनालिटिकल अपने माइंड प्रयोग करना पड़ेगा और उसके आधार पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई इनमें से कौन से इंटेलिजेंस पर इसकी जरूरत है। क्योंकि कई कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक साथ एक या दो या तीन चीजों को भी आपको टच करते हुए समझ में आएंगे,
ठीक है। तो जैसे टीचर्स को मैंने कहा, फिलोसोफर्स को कहा, मोटिवेशनल स्पीकर्स को कहा, तो अब आप उनको भाषाई बुद्धि में भी रख सकते हैं और आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे और इनको उसके अंदर रखेंगे। अब इसके बाद आता है आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये जो है ये 1998 में इन्होंने ऐड किया। पहले इन्होंने ये 7 ही बताए थे, इसके बाद इन्होंने नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ऐड किया। जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, इन्होंने कहा नेचर में जो पैटर्न है, ठीक है, नेचर में जो पैटर्न है, जो सिमेट्री है, इसको समझने की जिसके अंदर जितनी ज्यादा योग्यता होती है, इसका मतलब है वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। प्राकृतिक जो है, प्रकृतिवादी कह सकते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि। अब प्रकृतिवादी बुद्धि में जहां पर जो व्यक्ति है उसको प्रकृति के जो पैटर्न है, जो उसके विभिन्न आयाम है, जो उसमें समानताएं हैं, इनको समझने की जितनी सामर्थ्य होती है वो आपके आती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। इसमें आपके फार्मर्स आ सकते हैं, इसमें आपके बोटैनिस्ट आ सकते हैं, इसमें आपके बायोलॉजिस्ट आ सकते हैं। ये जो सारे लोग हैं वो आपके नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आ सकते हैं। तो ये आपका जैसे गार्डनर्स होते हैं, ठीक है, माली जो हमारे घरों में काम करते हैं, उनको बहुत पता होता है कि भाई ये कौन सी मिट्टी है, इसमें इसको कब धूप में पौधे को रखना है, कब छाया में रखना है, पानी कितना देना है, कौन सा पौधा रेगिस्तान या बालू में लगने वाला है या कांटों वाले पौधों में कम पानी देना है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपका इसके अंदर आता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। फिर आता है आपका लास्ट में अस्तित्ववादी बुद्धि। वैसे अगर हम लोग बात करें तो ये अस्तित्ववादी बुद्धि ये आपका 2000 में इन्होंने इसमें ऐड किया अस्तित्ववादी बुद्धि। और अस्तित्ववादी बुद्धि को अगर हम सीटेट और टीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें तो 7 तक ही जनरली पूछता है, बट इन्होंने 2000 में 9वां दिया, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग इसको रखते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। और सुनने में जैसा लगता है, सीधी से मतलब है, या इंग्लिश में बोले एक्जिस्टेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्या है? जो एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, जो अपने अस्तित्व की बात करते हैं, ठीक है, अस्तित्व की बात। अब अस्तित्व की बात कैसे करते हैं? अस्तित्ववादी बुद्धि, भाई देखिए राइटिंग मत देखिएगा, मैं हिंदी में बोल दे रही हूँ, सॉरी ये पूरा कट गया। अस्तित्ववादी बुद्धि, तो अस्तित्ववादी बुद्धि में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कि व्यक्ति के अपने अस्तित्व से संबंधित होती है, और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति निरंतर अपने अस्तित्व को जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। और अपने ही अस्तित्व को जानने के लिए नहीं, वो प्रकृति के अस्तित्व को जानने के लिए, वो विश्व के अस्तित्व को जानने के लिए, वो प्रकृति के अस्तित्व को जानने के लिए वो प्रेरित होते रहते हैं। उनके अंदर मोटिवेशन ऐसा उठता रहता है और वो निरंतर ऐसी खोज में लगे रहते हैं कि भाई अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, इसको मैं समझूं, इसको मैं जानूं, और इस दिशा में वो निरंतर विचारशील होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। इसको आप अगर एरियाज में डिवाइड करना चाहें तो हम पैरासाइकोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। तो पैरासाइकोलॉजी जहां वो मानव संसार के पीछे के रहस्य को जानने की बात पैरासाइकोलॉजी करता है, तो वो एरिया इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। मेटाफिजिक्स की जो बात करते हैं, दर्शन शास्त्र का जिसको हम लोग मेटाफिजिक्स कहते हैं, तत्व मीमांसा, जहां पर वो हम निरंतर ये सोचते हैं कि आखिर इस संसार का निर्माण कैसे हुआ, सत्य कहाँ तक, कौन सी चीज को, किस बात को हम सत्य कहेंगे, ऐसी जो सारी चीजें होती हैं वो आपकी एग्जिस्टेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। तो ये है आपके मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस जो हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में हमारे सामने प्रस्तुत की। अब अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको थोड़ा सा, आप कभी भी ये मत मानिए कि अगर किसी की भाषाई बुद्धि अधिक है तो उसका इनमें से कोई और इंटेलिजेंस अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हम सब लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा ये सारी चीजें पाई जाती हैं। क्रिटिसाइज भी किया गया था, इनकी इस प्रकारों को क्रिटिसाइज भी किया गया। ये कहा गया कि भाई हम ऐसा नहीं मान सकते, हम ये तो टाइप्स हैं, ये एक तरीके से बुद्धि के प्रकार हैं, लेकिन अगर हम इसको बुद्धि माने तो ये अपने आप में ये इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है, ये बुद्धि का एक आयाम है, ठीक है। ऐसी कुछ चीजों पर इनको क्रिटिसाइज किया गया।
बट कोई बात नहीं, जो थ्योरी देते हैं या जो शोध करते हैं, जिन्होंने बहुत पढ़ा होता है, वो अपनी बात को निरंतर कहते रहते हैं और कहीं ना कहीं आगे के शोध में, आगे की रिसर्च में ये एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। तो इससे हम लोगों को सीखना ही चाहिए। तो ये थी आपकी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी और होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने जैसा पहले की बताया, कोई एक इंटेलिजेंस किसी के अंदर बहुत अधिक हो सकती है, बट इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर उसके बाद दूसरी इंटेलिजेंस नहीं होगी। कोई व्यक्ति इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी हो सकती है, किसी के पास म्यूजिकल भी हो सकती है, स्पेशल भी हो सकती है। तो ये हम मान सकते हैं कि जिसके पास जितनी ये सारी ज्यादा, जिसकी जितनी ज्यादा जो व्यक्तित्व होगा, बहुआयामी व्यक्तित्व होगा, उसका मतलब है उसके अंदर ये सारी इंटेलिजेंस भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी पाई जाएंगी, कुछ कम कुछ ज्यादा। तो ये था आज का आपका हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी कह सकते हैं या टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कह सकते हैं। आगे जल्दी ही मिलते हैं दूसरी चीज़ों को के लिए डिस्कस करने के लिए। ये आपके बीएड के लिए भी इम्पोर्टेंस रखती है ये प्रकार आपके, और सीटेट और टीटी के लिए तो रखते ही हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।